आदिम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आधि व्याधि अघमद मिटे तब पद में मम्मात। चरण शरण है आपके, तारण तरण जहाज, भवदधि तट तक ले चलो, करुणा कर जिन राज। बोलिए आदि ब्रह्मा श्री आदिनाथ जी भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की, वर्तमान आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की। नेमावर की बात है, आचार्य श्री जी के कमंडल की टोटी धक्का लगने से टूट गई। टोटी टूट गई तो नई टोटी वहीं पर जो काम करने वाले कारीगर थे उनने लगा दी। गुरुदेव के पास जाकर के कहा कि गुरुदेव ये टोटी ठीक हो गई है। आचार्य श्री जी ने उसको देखा, पीछे दैनिक कर्तव्यों के लिए गए और जब उसमें से धार छूटी तो देखा कि धार मोटी है। मोटी धार देख करके गुरुजी वापिस आकर के कहते हैं, टोटी तो लगी है लेकिन इसमें धार मोटी आ रही है, इसको पतला करो। अब पतला करो में जब इतने बड़े आचार्य परमेष्ठी ने कहा कि इसको पतला करो, तो उनके सामने ऑप्शन रखा गया। 4-5 कमंडल थे हम लोगों के। हम लोगों ने कहा कि कितना पतला होना चाहिए, तो गुरुजी कहते हैं स्वविवेक से पतला करो। तो पतला किया तो जॉटर पेन की रिफिल आती है, पीछे से देखा होगा मोटी होती है। उस जॉटर पेन की रिफिल की जो पाइप थी प्लास्टिक का, उसको उसमें घुसा करके टाइट कर दिया और ऊपर से ब्लेड से काट दिया। काट देने के बाद जब आचार्य श्री जी को उसमें से पानी निकाला तो देखा कि बिल्कुल फ्लो में पानी गिर रहा है और व्यवस्थित अंजलि में कम पानी में काम चल रहा है। तो आचार्य श्री जी बहुत खुश हुए, बोले अब इस कमंडल का पानी मैं पूरा 1 दिन उपयोग कर सकता हूँ। ये एक कमंडल पानी है, गुरुजी के कमंडल में करीब 1 लीटर के आसपास पानी आता था। 1 लीटर 200 ग्राम पानी आता था। और गुरुजी ने कहा अब मैं इसका पानी का उपयोग पूरा 1 दिन पूरे अच्छे से कर सकता हूँ, जिसमें मैं सुबह का जंगल भी जा सकता हूँ, दोपहर में भी लगे तो भी जा सकता हूँ, उसके बाद मैं पूरा दिन इसको चला सकता हूँ। अब ये पानी ख़त्म नहीं होगा। टोटी जो है वो थोड़ी सी पतली कर दो बस। फिर टोटी पतली कर दी। फिर गुरुदेव से 1 दिन बाद ईरापद भक्ति में पूछा, आचार्य श्री जी पानी तो शाम को भी भरा जा सकता था कमंडल पे, और आपने टोटी पतली कर दी, उसमें से पानी थोड़ा सा लेट गिरेगा। बोले नहीं, आप देखो बहुत अच्छे से फ्लो में पानी गिर रहा है और जितना आवश्यक है उतना ही पानी गिर रहा है, उससे ज़्यादा आवश्यक नहीं है। तब गुरुजी ने कहा कि पानी की जितनी पतली धार होती है, क्योंकि आपके शरीर पर लगा हुआ कोई भी मैल है वो पानी की धार के साथ साफ होता है, उसको जितना पतला करेंगे उतना आपका संयम पलेगा। छोटी सी बात थी, सुन करके गुरुजी ईरापद भक्ति में कहते हैं सभी लोगों से कि सीमित संसाधन है महाराज, संसाधन ज़्यादा है नहीं,
जितने संसाधन हैं उतने संसाधनों में हमको भी जीना है, आपको भी जीना है। दुनिया में 700 करोड़ लोगों को जीना है, उसी में जानवरों को जीना है, त्रियंचों को जीना है, उसी में कीड़े मकोड़ों को जीना है, उसी में मधुमक्खी को जीना है, सबको उसी में जीना है। सीमित संसाधनों में जितने भी प्राणधारी इस धरती पर हैं, उस पूरी धरती में जितने प्राणधारी हैं, सबको जीवन के लिए जल चाहिए। और एक एक आदमी अगर इस तरीके से टोंटी अपनी बड़ी करता रहेगा तो संसाधन तो सीमित है, दोबारा तो मिलेंगे नहीं, और लाएंगे भी तो कहाँ से लाएंगे। तो किसी ने गुरुवर को कहा कि गुरुजी, हम जब मुनि नहीं बने थे तो एक बार सिंगापुर गए तो सिंगापुर में भी पानी बहुत महंगा है। यहाँ तो 15-17 रुपए की बोतल मिल जाती है, वहाँ पर 80 रुपए की बोतल, और कहीं कहीं पर 150 की, कहीं कहीं पर 450 रुपए की 1 लीटर पानी। 450 का पानी तो बहुत होता है। बोले गुरु महाराज, बड़ी गलती हो गई, जब हम सिंगापुर गए तो 80 और 150 रुपए की बोतल अलग अलग एरिया पे मिली। दुबई गए तो 450 रुपए की एक बोतल पानी मिला। तो हमने अपनी होशियारी दिखा करके जब हम नहाने के लिए गए तो नहाने के वक्त में देखा कि नल में से बिल्कुल साफ पानी आ रहा है, आरओ का फ्रेश वाटर था वो। हमने उसी में से 5 बोतल पानी भर लिया, 5 बोतल पानी भर के ढक्कन टाइट कर लिया और उसको वहीं होटल में जो फ्रिज था उस फ्रिज में धर दिया। धरने के बाद उसको पी गए। अब जब गाड़ी में बैठते हैं, बड़े विदेशों में तो गाड़ी में भी 2 बोतल 4 बोतल पानी फ्री मिलता है पीने का। और जब आप मुकाम तक पहुंचते हैं तो वो आपसे कहते हैं कि पानी आप ले लीजिए, आपके काम आएगा, ड्रिंकिंग वाटर है। तो ले लिया, लेकिन वो जो 5 बोतल पानी भर करके दिन भर पी गए, दूसरे दिन भी यही किया, तीसरे दिन भी यही किया। तीसरे दिन जब दूसरी होटल में गए तो वहां पर 2 नल लगे हुए थे। एक नल में लिखा था ये पानी तो है लेकिन पीने योग्य नहीं है। हमने उस पानी को गिलास में भर के देखा तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, जैसे बिस्लरी का पानी दिखाई देता है। हमने कहा इतना साफ सुथरा पानी है, ये पीने योग्य क्यों नहीं है? तो उन्होंने कहा महाराज ये ग्रे वाटर है। ग्रे वाटर क्या होता है? जो आपके घरों से वेस्टेज मटेरियल निकलता है, लेड बाथ का जो पानी निकलता है, वो लेड बाथ का पानी सीवर के माध्यम से लाइनिंग होकर के एक स्थान पर जाकर के स्टोर होता है, फिर उसी में केमिकल कंपोजिशंस को डाल करके मशीनों के द्वारा से हिला करके उसको साफ करके उसी पानी को दोबारा उपयोग के योग्य बनाया जाता है। तो जो दोबारा उपयोग के योग्य बनाया जाता है उसमें से आप नहा सकते हैं, आप उसमें कपड़ा धो सकते हैं, आप उसमें घर के फर्श को साफ सुथरा कर सकते हैं। लेकिन वहाँ की सरकार का नियम है, चूंकि ये मानव मल से निकला हुआ जल है, इसलिए आप ये पीने योग्य नहीं है। तब महाराज दिमाग में बत्ती जली कि पिछले 3 दिन से जो 5-5 बोतल पानी पी रहे थे, क्या समझे आप? वो जो 5-5 बोतल पानी था, वो 5 बोतल पानी ग्रे वाटर पी गए। विदेशों में इस तरीके का अलग अलग एक व्यवस्था सिस्टम बनी हुई है कि वो ग्रे वाटर को फिल्टर करके बिस्लरी के जैसा बिल्कुल साफ सुथरा निकाल देते हैं, आपके घरों में भी ला करके खड़ा कर देते हैं। अभी तो आपके भारत के अंदर एक ही नल कनेक्शन है, आगे चल करके हो सकता है आपके यहाँ भी 2 नल कनेक्शन बने, एक पीने के योग्य पानी वाला, एक निस्तार में काम आने वाले पानी वाला, और दोनों के चार्जेस अलग अलग हो जाएं। जब गुरुजी को ये बात बताई तो गुरुजी बहुत हंसे, हंस करके बोलते हैं हमने तो सोचा ही नहीं था कि कोई ग्रे वाटर नाम की भी चीज़ होती होगी,
नया शब्द सुना था गुरुजी ने, ग्रे वाटर। जैसे आप लोगों ने नया शब्द सुना ग्रे वाटर, इसके पहले कितने लोग जानते थे ग्रे वाटर क्या होता है? बच्चों जानते थे क्या? बच्चे भी नहीं जानते थे, कोई नहीं जानता, लेकिन होता है। अब जब गुरुजी को बताया कि महाराज इस तरीके के ग्रे वाटर से, और पूरे विदेशों में इसी तरीके का काम चलता है, तो जो मैंने 5-5 बॉटल पानी पी लिया था, उस पर बड़ी घृणा पैदा हुई कि पता नहीं कहाँ से किसका निकला, क्या निकला, भगवान मालिक है, उनको तो सिर्फ पानी बस से मतलब था। अब नाली में जो पानी बहता है, इस बहते पानी को कहीं इकट्ठा कर लो, उसमें कुछ डाल दो, डाल करके मशीनों में घुमा दो, बहता पानी निर्मला तो ठीक है, लेकिन इतना निर्मल भी नहीं भैया। अभी हम इतने भी निर्विचिकित्सा अंग के धारी नहीं हुए हैं कि तुम नाली का पानी दो और हम कहें। तो फिर उनसे पूछा गुरुजी ने, तो महाराज फिर कैसा लगा? वो कहते हैं महाराज जब लौटने का टाइम था तब पता चला कि वो ग्रे वाटर होता है। इतनी आत्मग्लानि हुई कि हमने 5 दिन तक पैसा बचाने के चक्कर में, और अब आप बताइए। फिर गुरुजी बोलते हैं, गुरुवर कहते हैं, इसलिए मैं कहता हूं संसाधन सीमित है, सीमित संसाधनों का कहीं पर भी दुरुपयोग ना हो, ये भी धर्म है। मंदिर जाना, पूजा करना मात्र यही धर्म है, ऐसा नहीं। गुरुवर जी कहते थे कि पंच परमेष्ठियों की इस संसार पर जितनी कृपा है, उससे ज्यादा कृपा पंच स्थावरों की है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति, ये 5 स्थावर कहलाते हैं। स्था एक धातु होती है, रुकने के अर्थ में होती है। जो एक ही जगह पर खड़े रहते हैं उसको स्थावर कहते हैं। आप कहते हैं स्थित हो जाइए, वहां पर भी स्था धातु लगती है रुकने के अर्थ पे। तो जब गुरुवर को कहा तो गुरुवर कहते हैं इन पंच स्थावरों की पंच परमेष्ठी के जैसे रक्षा करनी चाहिए, नहीं तो आने वाली संस्कृति में जीवन दुर्लभ हो जाएगा। आचार्य जी का जब कमंडल का टोटी का वह छेद थोड़ा सा और छोटा कर दिया, आप देखिएगा कभी किसी भी साधु का, कभी भी किसी साधु का नगर में आगमन हो, उनकी कमंडल की टोटी का पाइप देख करके आप अंदाजा लगा लेंगे साधु कितना खर्चीला है। ट्रिक होती है पकड़ने की, पकड़ में आ जाए तो बात समझ में आती है कितने खर्चीले। उसकी टोटी बड़ी भी हो सकती है, धार मोटी भी हो सकती है, दिन में 4 बार भी कमंडल भरा जा सकता है, और एक बार भी व्यवस्थित भर करके पूरा दिन भर काम चलाया जा सकता है। आचार्य जी कहते हैं अपन साधु हैं, साधु नहीं सोचेगा तो कौन सोचेगा। फिर गुरुवर कहते हैं आप लोगों को भी जब उपदेश देने का मौका मिले तो आप लोगों भी इस बात का उपदेश दूर तक फैलाइए कि पंच स्थावर की रक्षा पंच परमेष्ठी के जैसे करनी पड़ती है। आज आपको यहाँ पर जल मिल जाता है क्योंकि आप एक गांव में रहते हैं। आप शहरों में जाकर के देखिए, ऐसी स्थिति है, मीटर लग गए हैं नल के, अभी तो उसमें इतना है कि साफ सुथरा पानी ही आता है, लेकिन वो साफ सुथरा पानी भी साफ सुथरा नहीं रहता। ग्रे वाटर का यूज़ अभी मल्टीनेशनल कंपनियों के माध्यम से शहरों में नहीं किया जा रहा भारत के अंदर, लेकिन वो दिन भी आएगा जब ग्रे वाटर का उपयोग आप अदर एक्सपेंसेस में खर्च करने लगेंगे। आज पूरी दुनिया में मोबाइल बढ़ रहे हैं। आपने एक गूगल क्लाउड शब्द तो सुना होगा। गूगल क्लाउड का स्टोरेज है। आपने कोई भी चीज़ खींची, आपकी कोई पिक्चर है, आपका कोई वीडियो है, आपका कोई डॉक्यूमेंट्स है, आप किसी भी चीज़ को स्टोर करना चाहते हैं। स्टोर करने के लिए आपने गूगल क्लाउड पे गए, गूगल क्लाउड पर जाकर के आपने 200 GB, 500 GB, 1000 TB, 2 TB, 5 TB का एक स्टोरेज ले लिया। मोबाइल से फ़ोटो खींचते रहें, गूगल क्लाउड में डालते रहें,
गूगल क्लाउड स्टोरेज करता रहा। कभी आपने सोचा गूगल क्लाउड कहां पर स्टोरेज करता है? आसमान में, वाइब्स पे? नहीं, धरती पर। इसी धरती पर बहुत सारे डेटा सेविंग सेंटर्स होते हैं। कितने बड़े होते हैं? जितना बड़ा कैलिफोर्निया है इतना बड़ा भी डेटा सेविंग सेंटर्स हो सकते हैं। एक एक शहर के बराबर डेटा सेविंग सेंटर्स बन रहे हैं। भारत में भी बनने शुरू हो गए हैं, विदेशों में भी बन रहे हैं। अभी बेंगलोर में डेटा सेविंग सेंटर बना तो 400 फीट का वाटर लेवल 1000 फीट पर चला गया। 1000 फीट तक मद्रास की धरती पर नीचे पानी नहीं है, समुद्र बगल में पानी नहीं है। आप रेलवे स्टेशन पर जाकर के चेन्नई के हैंडपंप से पानी निकालिए, पानी आपको पीला पीला निकलेगा। साफ फ्रेश वाटर नहीं मिलता पीने के लिए। गुरुजी को जब जानकारी दी जाती थी तो गुरुजी को पता चलता था, हम लोगों को भी जानकारी दी जाती है तो पता चलता है। अब आपने गूगल क्लाउड लिया, गूगल क्लाउड ने से आपने कहीं पर अपना कोई डाटा स्टोर किया हुआ है। ऐसे पूरे विश्व के 700 करोड़ लोगों में से 400 करोड़ से ज़्यादा लोगों के पास मोबाइल है। वे लोग गूगल क्लाउड यूज़ करते हैं। तो बड़े बड़े डेटा सेविंग सेंटर्स होते हैं। उन सेविंग सेंटर्स में बनने वाली जो बनी मशीनें होती हैं, जब कभी आपने मान लीजिए बर्फ़ फैक्ट्री देखी हो, बर्फ़ फैक्ट्री में पूरा पाइपिंग रहती है और उस पाइपिंग में चारों तरफ से पाइपिंग से पानी ऊपर नीचे होता रहता है। अंदर जाकर के देखो कितना चिल रहता है। जितना चिल बल्ब फैक्ट्री रहती है इतना ही चिल गूगल का क्लाउड का डेटा सेविंग सेंटर्स रहते हैं, जो एक्सेस पानी को यूज करते हैं। आपके पीने का पानी किसी मशीन को ठंडा करने में चला जाए और आपसे कहा जाए कि ग्रे वाटर के माध्यम से अपने घर का कपड़ा धो लो, आपको कैसी अनुभूति होगी? एक बार विचार करिए, कैसी अनुभूति होगी जब आपको पता चले कि बाल्टी में भरा हुआ पानी लेड बाथ का पानी है, सीवर का पानी है। इसी पानी को साफ करके सरकार ने हमको फिर दे दिया है। वो देगी, आप मना नहीं कर पाएंगे। सरकारों ने बड़े बड़े शहरों पर बोरिंग पर वैन लगा दिया है। पुराने कुएं जो हैं बस वही हैं, नए कुएं आप खोद नहीं सकते। आपको मजबूरन पानी उसी नल का लेना पड़ेगा। और पूरे के पूरे देश को लगातार सरकारें सीवर कनेक्शन से जोड़ रही हैं। पहले आपके घर के अंदर खुद का सेप्टिक टैंक होता था, आज भी आपके यहाँ सेप्टिक टैंक होगा, लेकिन आगे चल कर के पता चले कि सेप्टिक टैंक बनाने पर टैक्स लगता है। आपको सेप्टिक टैंक्स नहीं बना सकते आप क्या करेंगे? आप अपने घर के वेस्टेज मटेरियल के लिए सीवर की लाइन से आपको एक कनेक्शन देना पड़ेगा, जिसमें आपके घर का पानी और आपके घर का वेस्टेज मटेरियल उस सीवर के पाइपलाइन से होकर के फ्लो में बह करके और किसी जगह पर जाकर के कलेक्ट होगा। बायोलॉजिकल स्टूडेंट जो आपके यहाँ पैदा होते हैं, जो बायोलॉजी करते हैं, उन बायोलॉजिकल स्टूडेंट्स ने अभी कमाल किया। मैं जहाँ पर रहता था वहाँ पर हुकुमचंद जूट मिल एंड इंडस्ट्रीज सही, जिसमें NaCl नमक से सोडियम क्लोराइड बनाते थे। सोडियम अलग करते थे, क्लोरीन अलग करते थे। तो क्लोरीन को पाउडर फॉर्म पे भी, गैस फॉर्म में भी और लिक्विड में भी, तीनों में क्लोरीन गैस बनती है। तो वहाँ पर उन्होंने जो पाउडर फॉर्म में जनरेट होने वाली क्लोरीन थी उसको लेकर के, ब्लीचिंग पाउडर होता है जिसको आप ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, उसमें क्लोरीन होती है, उसमें बेस्ट सबसे बेस्ट होता है। तो कुछ जो ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे कपड़ा होता है, कपड़े को लिक्विड क्लोरीन से साफ़ किया जाता है। कागज़ होता है, कागज़ को लिक्विड क्लोरीन से साफ़ करके कागज़ को बिल्कुल वाइट बना देते हैं। कागज़ जब फिनिश होता है, जब लुगदी में रहता है तो एक्चुअल में वो ग्रे रहता है, और ग्रे को वाइट करने में क्लोरीन डालते हैं तो एकदम से वो वाइट, स्नो वाइट दिखता है। फिर उसमें ब्लू मिलानी पड़ती है। अब उसी क्लोरीन गैस से सीवर के वेस्टेज मटेरियल के जो आपका कंपोस्ट था, मतलब आपका जो मल था, उस मल में क्लोरीन गैस डाल करके, क्लोरीन पाउडर डाल करके, और उस पाउडर के माध्यम से उसमें से गंध और उसका कलर मिटा दिया और वो बिल्कुल वाइट हो गया। अब उसको उन्होंने पाउडर बनाया, पाउडर बना करके बोरी में पैक किया। आप क्या आश्चर्य मानेंगे,
उसी में दूसरे तरीके से कलर करके कानपुर में बनने वाली गुटखा फैक्ट्रियों में उसको मिला करके और आपके जो गुटखे हैं उन गुटखों में पाउच में भर करके आपको दोबारा प्रस्तुत कर दिया और आपने खा लिया। जब आज तक न्यूज़ चैनल पर आज से 4 साल 5 साल पहले की बात है, जब इस तरीके का वह संवाद बीच में आया था और गुरुवर को पता चला, तो गुरुवर ने कहा कि ये मानव के प्रति जघन्यतम अपराध है कि उसको मल खिला दिया। लेकिन बायोलॉजिकल स्टूडेंट इस तरीके का कमाल कर रहे हैं। आज हम सब बैठ करके किसी भी चीज़ में संवाद करते हैं, हम मंदिर की बात सुनते हैं, हम समझते हैं महाराज आएंगे, सबसे पहले मंदिर की बात करेंगे। मैं सबसे पहले जीवन जिसके ऊपर टिका हुआ है उसको बचाने की बात करूंगा। गुरुदेव कहते हैं जब पहली बार टोटी में अपना पतला पाइपिंग करी, पाइपिंग करने पर ही गुरुवर ने कह दिया कि ऐसा ही सारे साधु संघ को अपने अपने टोटियों को छोटा कर लेना है जिसमें कम से कम पानी में आपका ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सके। अब आपसे पूछें कि आपके घर के अंदर के बाथरूम पे जो जैगवार का नया वाला शॉवर लगा हुआ है, ठीक सिर के ऊपर लगाया है, एक आपने दीवार पे लगाया है, ऊपर से भी पानी आए, पीठ में भी पानी बहुत बेहतरीन पड़े, फिर आप उसमें खड़े होकर के जो लगातार नहाते हैं, आज तो नहा लेंगे साफ ताजे पानी से, कल को उसी में जब ग्रे वाटर मिलेगा तब कैसा लगेगा बताइएगा। कल को जब उसमें ग्रे वाटर मिलेगा और आपको इस बात का एहसास होगा कि ये पानी जो अब आ रहा है ये ग्रे वाटर है। थोड़ा सा समय लगता है, सेकेंड जनरेशन आएगी, जैसे आपके ऊपर ग्रे वाटर डाला जाए तो आपको अकबकाहट होगी, आप अभी चिल्लाएंगे, आंदोलन करेंगे। आपकी सेकेंड जनरेशन जो होगी वो उसको 50-50 स्वीकार कर लेगी, आधा मानेगी आधा नहीं मानेगी, और इसके आने वाली थर्ड जनरेशन उसको 100% स्वीकार कर लेगी, जैसे सिंगापुर में लोगों ने स्वीकार कर लिया। इस तरीके का ग्रे वाटर ऊपर से गिरेगा और गिरते हुए ग्रे वाटर से नहाएंगे, आपको कैसा लगेगा आप बताएं मुझे। अजीब सा लगेगा ना, महसूस होगा ना अजीब सा। उस नाली में क्या नहीं बहा होगा, स्त्री का, पुरुष का, बच्चों का, सब बहा होगा। उसका पूरा का पूरा पानी उन्होंने स्टोर करके पूरा साफ करके उसको मोल्ड कर दिया। शहरों में तो होना शुरू हो गया है। हैदराबाद दुनिया का मतलब भारत का पहला शहर है जो 100% सीवर लाइन से पैक है। अब पूरे हैदराबाद का जितना भी वेस्टेज होता है वो जाकर के एक जगह स्टॉक होता है, उसमें वो ग्रे वाटर को यूज़ करते हैं। अभी वो मशीनों में लगा रहे हैं, कल को वो इंसानों को भी देंगे, तब आपको लगेगा कि ये ज़्यादा किसी भी पंच स्थावर का दुरुपयोग करना आपके जीवन के लिए सबसे खतरनाक विकल्प साबित हो सकता है। नगरों में, गांवों में इस बात की सुविधा है कि अभी आपको शुद्ध जल मिलता है, शुद्ध प्राणवायु मिलती है, शुद्ध पृथ्वी मिलती है, शुद्ध अग्नि मिलती है। वहाँ तो अग्नि भी शुद्ध नहीं है। कल को मान लीजिए एलपीजी सिलेंडर में कोई एक ऐसी छोटा सा वायरस या गैस डाल दी जाए और सारे सिलेंडरों पर डाल करके आपके घरों में भेज दिया जाए। आपके घरों में जब वो गैस जलेगी उससे आपके घर का एनवायरनमेंट धीरे धीरे चेंज हो, धीरे धीरे आपके सांस लेने में तकलीफ हो, आपको नई बीमारी फिर पैदा हो, आप क्या कर लेंगे? कुछ नहीं कर सकते महाराज। जो सामने अवेलेबल होता है उन्हीं मानकों पर आपको काम करना पड़ता है। ऐसे ही बीमारियां नई नई लाई जाती हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को। अगर आप इस बात को नहीं जानते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि भारत के अंदर बीमारी लाने वाले साधन अलग होते हैं। कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनके माध्यम से बीमारियां लाई जाती हैं। बच्चा पैदा हुआ, हैजा का टीका लगाना है, हैजे के टीके में कौन से वायरस डाले हैं पता नहीं। बैक्टीरिया और वायरस में अंतर होते हैं, इस बात की भी आपको जानकारी होना चाहिए, नहीं तो अपन ने बैक्टीरिया और वायरस एक कह दिया। वायरस हवा में सर्कुलेट होते हैं, वायरस पेड़ पौधों से भी पैदा होते हैं। वायरस आप इंजेक्ट कर सकते हैं, पानी में मिला सकते हैं। मान लीजिए पानी में थोड़ा सा डाल दिया और आपके घर तक पहुंच गया, आपके पीएचई के नल से पहुंच गया, तो क्या कर लेंगे? कुछ नहीं कर सकते। गैस के माध्यम से गैर फॉर्मेटेशन से भेज दिया तो क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते। इस पर गुरुजी कहते हैं
उस क्षेत्र पर रहिए जिस क्षेत्र पर पंच स्थावरों की पवित्रता निश्चित हो। ये 5 मित्र हैं ऐसे जिन मित्रों के संसाधन को पहले देख लेना पड़ता है। मैं जहाँ पर रहता हूँ वहाँ पर मेरे मकान में शुद्ध प्राणवायु आती है कि नहीं आती? शहरों पर जाते हैं आप, शहरों पे जाकर के देखिए, प्राणवायु मुश्किल है। वहीं पर एसी लगा रहता है और एक पैक कमरा रहता है 10 बाई 10, 15 बाई 15 का। अब उसमें मान लो किसी ने ढुम ढुस कर दिया हो, अब वही ढुम ढुस क्या करेगा? वही जो मशीन है उसी को प्यूरिफाई करके और फिर कह देगी लो दोबारा ढुम ढुस को सूंघ लो। अब क्या होता है? बड़ी विचित्र स्थिति। हवा शुद्ध मिलती नहीं, पानी शुद्ध मिलता नहीं, वहाँ पर अग्नि शुद्ध मिलती नहीं, पृथ्वी शुद्ध मिलती नहीं। मिट्टी भी शहरों पे मिट्टियों के आप जाके देखिएगा, छोटे छोटे गोले बना करके बेचे जाते हैं, 10 रुपए के 5 गोले। इसी से महिलाएं मुंह धो लेती हैं, बाल धो लेती हैं, कुछ और काम होता है तो कर लेती हैं। वहाँ पर शुद्ध मिट्टी भी उपलब्ध नहीं है। आचार्य जी इन्हीं सारे प्रकल्पों को, विकल्पों को दिमाग में रख करके प्रायः करके पूरा जीवन काल उन्होंने तीर्थ क्षेत्र विहारी के रूप में निकाला। चतुर्मास आचार्य जी का कभी किसी शहर पे नहीं हुआ। उन्होंने तीर्थ क्षेत्रों पर चातुर्मास किया, बगल में कहीं नदी बह रही हो, खुला वातावरण हो, शुद्ध प्राणवायु मिलती हो, वहीं पर गुरुवर रुके और वहीं पर रुक करके दुनिया को धर्म लाभ दिया। और हमेशा प्रेरणा दी कि ऐसे स्थान पर मकान बनाइए जिस स्थान पर शुद्ध प्राणवायु मिलती हो, सूर्य का प्रकाश मिलता हो, अग्नि की पवित्रता बनती हो, जल की पवित्रता बनती हो। गांवों में तो मिल जाता है, लेकिन आपको पता चले कि आपकी गांव का पानी उठा करके शहर ले जाया जा रहा है, आपको पानी उपलब्ध नहीं है, शहर में उसी डेटा सेंटर के लिए ठंडा करने के लिए पानी लग रहा है, तब आपको पानी की कीमत पता चलेगी। आचार्य जी ने तो छोटे से टोटी के माध्यम से हम सबको संदेश दिया, लेकिन गुरुवर के वह संदेश को आप सबके बीच में एक बार पुनः रख रहा हूँ। आप अपने भोग और उपभोग के लिए स्वतंत्र हो सकते हैं, लेकिन अगर आपने पंच स्थावरों का कहीं पर भी दुरुपयोग किया, एक छोटा सा बच्चा है नल खोल करके पानी पी रहा है, अब वो पानी पी रहा है, एक अंजलि पानी पी रहा है, फिर उसको खोल के चला गया, नहा रहा है, धो रहा है, कुछ भी कर रहा है। आप कहीं पर बहता हुआ पानी देखते हैं और बंद नहीं करते हैं तो आप जवाबदार हैं अपने लिए। ट्रेन में जाइए, बस स्टैंड पे जाइए, किसी के घर में भी जाइए, अगर आपको कहीं पर बहता हुआ पानी मिलता है तो उसकी संयोजना सुरक्षित रखना आपकी पहली जवाबदारी होती है। ये अवेयरनेस भी जैनी होने का एक अच्छा प्रमाण पत्र है। हमारे यहाँ मंदिर में पुजारी को पुजारी नहीं कहते, अहिंसा जहां पर पल जाए। मंदिर में तो आधे घंटे 1 घंटे का काम है, 23 घंटे तो संसार में रह करके ही धर्म का पालन करना पड़ता है। दुकान में बैठे हैं वहाँ पर धर्म का पालन करना पड़ता है, घर में हैं वहाँ धर्म का पालन करना पड़ता है। अगर हमने यहाँ पर अपने आप को संतुलित और व्यवस्थित नहीं किया, इतिहास तो माफ़ नहीं करेगा, ये बात तो तय है। लेकिन सबसे बुरी बात होगी जब आपके परिवार के सदस्य ग्रे वाटर को यूज़ करके और अपने जीवन जीने के लिए मजबूर होंगे। अब नहाते में वो पानी 4 बूंद मुंह में चला गया, कैसा लगेगा? फीलिंग कैसी आएगी बताओ मुझे? घृणा आएगी ना। आज अपन सिर्फ संवाद कर रहे हैं, लेकिन अगले 5 वर्षों में इस संवाद को जब आप इम्प्लीमेंट होता हुआ देखेंगे, जब सरकार निश्चित करेगी कि आप घर के अंदर सेप्टिक टैंक नहीं बना सकते, जब सरकार निश्चित कर देगी कि अब 2 पाइपलाइन होगी, नहाने धोने साफ करने का पानी अलग होगा और पीने का पानी अलग होगा, तब ये उद्बोधन आपको याद आएंगे कि महाराज पहले ही उद्बोधनों में कह रहे थे। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात तो गुरुदेव कह रहे थे। जब उनका कमंडल का टोटी थोड़ी सी चौड़ी हो गई तो उन्होंने कहा इसको पतला करो, क्योंकि अगर मैं नहीं करूँगा तो आप नहीं करेंगे, और आप नहीं करेंगे तो आपसे जुड़े लोग नहीं करेंगे। आपसे भी कहूँगा कि घर के अंदर जो आप प्रकल्पों पर जल यूज़ करते हैं, हमारी आदत थी जब बचपन में था घर के अंदर, तो पिताजी और हम में मेंटली डिस्टर्बेंस तो था ही। बच्चा बाप को पागल समझता है, बाप बच्चे को पागल समझता है। हर जनरेशन में ऐसा ही होता है, 25 साल का जनरेशन गैप होता है।
हर बच्चा कहता है पिता में तो अकल ही नहीं है, हम बड़ी परेशान हैं अपने पिताजी से। पिता भी कहते हैं हम बच्चे से परेशान हैं, इसको दिखाना चाहते हैं, यथार्थ इसको दिखता नहीं। अब पिताजी ने बाथरूम के लिए एक बाल्टी और मग्गा लेकर के आ गए। नल रहते थे, ऊपर वो लगा नहीं था, शॉवर नहीं लगा हुआ था, तो नल से पानी भर लो और उसमें से छान लो, छान करके नहा लो। पिताजी छोटी बाल्टी लाए, छोटा मग्गा लाए। हमारा दिमाग खराब, हमने कहा बड़ी बाल्टी बड़ा मग्गा, तो हम भी दुकान में जाकर के एक बड़ी बाल्टी बड़ा मग्गा ले आए। अब पिताजी ने आए तो देखा कि बाथरूम में 2 बाल्टी रखी हैं, एक बड़ी एक छोटी। अपना तो संकल्प था बड़ी बाल्टी बड़े मग्गे से ही नहाएंगे। पिताजी छोटी लाए तो पिताजी से कह दिया आप छोटी लाए हो आप छोटी से नहाओ, हम बड़ी लाए हैं हम बड़ी से नहाए। तुम पैसे कहाँ से आए? पैसे तो आपको ही देना है, चाचा के यहाँ लिखा करके आ गए हैं, गांव देहात में तो चलता है, लिख लेना, पापा से पैसे ले लियो। हाँ बेटा, उनने खाता में लिख लिया। मुन्ना के हाथ से एक बाल्टी और एक मग्गा गया। अब जब कभी हिसाब करने आए, सेठ ये लड़के बच्चे इतना सामान ले गए थे, अरे बताना चाहिए। क्या बताना चाहिए यार, सेठ को लड़का है, सेठ लड़के के बारे में क्या बताना, ले गए तो ले गए। पिताजी ने बाद में बैठ करके जब बात समझाई कि बेटा बड़ी बाल्टी से बड़ा पानी खर्च होता है, छोटी बाल्टी से नहा करके, छोटे डिब्बे से नहा करके भी हम अपना काम चला सकते हैं। मन की तृष्णा रहती है कि हमने 5 डिब्बा 6 डिब्बा 10 डिब्बा नहाया। अब छोटी बाल्टी से मान लीजिए आप 2 बार भी नहाएंगे तो भी बड़ी बाल्टी की आधी बाल्टी भी नहीं होगी, इसलिए अपने को छोटी बाल्टी से नहाना है। घर में मिली शिक्षा आज एक बार पुनः जनमानस के बीच में रख रहा हूँ। सोशल मीडिया बहुत दूर तक मेरी आवाज़ को लेकर के जाता है। दुनिया में जहाँ तक भी आप मेरी इस बात को सुन रहे हैं, आप सबसे उस बात को कहूँगा कि वो मौका मत आने दीजिए भारत के अंदर कि आपको भी ग्रे वाटर से नहाना पड़े। अभी जो संसाधन उपलब्ध है उसका सही सदुपयोग करके ही आप जिन धर्म की रक्षा कर सकते हैं, अपनाइएगा। शब्दों को विराम देता हूँ। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज।